एवं पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सहायता वितरण के आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी, समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, यूपी सिडको के अध्यक्ष श्री वाईपी सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री बेचन राम जी, हमारे सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण और उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, छात्रगण हैं, उन सभी को मैं आज छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यानी अगर इन सब को देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष का जो 2025 मार्च 2025 से मार्च 2026 की कल अंतिम दिन है, यानी अंतिम दिन का मतलब कल 31 मार्च है, तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अब तक जो अभी हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री कह रहे थे कि हम लोग 67 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवा रहे हैं और यह इसके साथ ही ये पूरी योजना इस वित्तीय वर्ष की यहां पे संपन्न हो रही है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब सेवा संवेदना का हिस्सा बनती है और किसी भी सरकार का लक्ष्य व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, बल्कि सबका साथ और सबका विकास होता है, तो उसका परिणाम इसी रूप में होता है कि सबका साथ सबका विकास का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी जो मंत्र है वह कैसे बिना भेदभाव के सभी समुदायों को उस स्कॉलरशिप की स्कीम के साथ जोड़ता है। अनुसूचित जाति जनजाति के 100% छात्रों के लिए, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए, सामान्य वर्ग के अति गरीब छात्रों के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो और उन्हें यह स्कॉलरशिप समय पे मिल सके, इस सरकार की मंशा पहले दिन से थी। हम लोगों ने पहले दिन से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन खामियां ढेर सारी थी। जैसे यहां समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने आपके सामने कहा भी कि क्या स्थितियां थी। 2016-17 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप ही नहीं दी। स्कॉलरशिप नहीं देने का मतलब क्योंकि उन्होंने तब तक प्रदेश को इतना नोच डाला था, इतना लूट डाला था कि प्रदेश के खाते में पैसा ही नहीं था। और जो पैसा केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए आई थी, उस पैसे को उन्होंने दूसरे
समाजवादी पार्टी के कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया था। और इसीलिए 17 में जब सरकार आई तो मुझे एक साथ 17-18 के साथ साथ 16-17 के भी बच्चों को एक साथ स्कॉलरशिप देनी पड़ी थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हों, पिछड़ी वर्ग के जाति के छात्र छात्राएं हों, सामान्य वर्ग के गरीब छात्र हों या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, ऐसे 67 लाख छात्र छात्राओं को इस स्कॉलरशिप की स्कीम का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इन सभी छात्र छात्राओं को, जिन्हें आज ये स्कॉलरशिप की 4800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये काम इसलिए भी सही समय पे संपन्न हो पा रहा है। पहले होता क्या था, स्कॉलरशिप की राशि होती थी कम, इसमें तकनीक का उपयोग नहीं होता था। यहां से पैसा जाता था जिले में, और जिले में समाज कल्याण विभाग अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अधिकारी या अन्य जो लोग होते थे, ये लोग फिर उसमें मनमाना करते थे। स्कॉलरशिप आई 500 तो उस छात्र को मात्र 250 या 200 ही मिल पाता था, बाकी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने के लिए कहा, आज परिणाम क्या है, एक साथ हमने यहां पे क्लिक किया, 28 लाख छात्रों के लिए 3350 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में पहुंच गई। यानी एक बटन दबाया और पैसा उनके अकाउंट में। यह है तकनीक कैसे जीवन को आसान करती है और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देती है। आज उसी का परिणाम है और सरकार उस व्यवस्था के साथ आपको जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले ये भ्रष्टाचार केवल स्कॉलरशिप में नहीं था, ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में था, हर एक क्षेत्र में था। यानी कुपोषित बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो पोषण आहार होता था, उसमें भ्रष्टाचार, कुपोषित माताओं के पोषाहार में भ्रष्टाचार, छात्रों की छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार, विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा सरकार जो है 1000 रुपये की पेंशन राशि क्यों देती है। उनके समय में ये राशि मिलती थी दिव्यांगजनों को 300 रुपये, और वह भी समय पे नहीं मिलती थी और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। 300 रुपये का मतलब 6 महीने में एक बार जाता था 1800 रुपया, और 1800 रुपये एक बार में जाता था तो उस गरीब को, केवल दिव्यांगजन को केवल 900 रुपया मिलता था। 900 रुपये इनके लोग सब चट कर जाते थे। ऐसे ही निराश्रित महिलाएं, जो अपनी विधवा महिलाएं हैं, उनको 500 रुपये की राशि मिलती थी। यह राशि 6 महीने में एक बार गई, 3000 रुपये गई। 3000 में से 1500 उसको मिलता था। 1500 समाजवादी पार्टी के गुंडे और समाज कल्याण विभाग के बाबू हजम कर जाते थे। वृद्धजनों के लिए जाने वाली पेंशन भी ऐसे ही जाती थी। 3000 रुपया गया 6 महीने में एक बार, और उसमें भी
आधी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में हम लोग 1,06,00,000 निराश्रित महिला, वृद्धजनों, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देते हैं और ये पेंशन की राशि उसके अकाउंट में जाती है, कोई कटौती नहीं होती है। कटौती करने वाले को मालूम है कि अगर वह इन गरीबों के हिस्से में डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी और बाप दादों की भी कमाई की जो प्रॉपर्टी होगी ना उसको जब्त करके गरीबों में बांटने का काम इस सरकार करेगी। आज देखें सरकार के कार्यों का परिणाम क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जिन परिवार के सदस्यों की आकस्मिक मौत हुई है उनको पेंशन भी दी और 30,000 रुपए की नगद राशि भी यहां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कुछ लोगों को यहां मंच पर एक सहयोग देने के लिए मंच पर बुलाया गया है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने ऐसे 43,334 परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 100 करोड़ रुपए केवल उनकी सहायता के लिए यहां से जारी हुई है। 25-26 में 1,36,000 से अधिक परिवारों को 412 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। पहले पैसा कहां जाता था हर व्यक्ति जानता है। 17 से अब तक 10 लाख से अधिक परिवारों को 3,039 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि दी जा चुकी है। बहनों और भाइयों, जो मैंने पहले भी कहा, पहले ये राशि इन गरीबों को नहीं मिलती थी और क्योंकि चाहे वो बच्चों का सहायता हो, माताओं का राशन हो, गरीबों और वंचितों को मिलने वाली सरकार की कोई भी सहायता, ये सभी समाजवाद के नाम पे परिवारवादी लोग खा जाते थे, हजम कर जाते थे। गरीब को पता भी नहीं लगता था। उसके सामने भटकने और भूखों मरने के सिवाय, लाचार और हताश होकर के घूमने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले जो गुंडे थे वे समानांतर सरकार चलाते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, वंचित की, दलित की सुनवाई नहीं होती थी। इनके द्वारा कहीं भी, उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता था, उसका अपमान किया जाता था। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक भी दलित महापुरुष की, एक भी दलित संत की सामाजिक न्याय के लिए जुड़े हुए उन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव इन्होंने नहीं रखा। श्री असीम अरुण जिस विधानसभा क्षेत्र, जिस जिले से विधायक चुने गए हैं, कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने बदल दिया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा। बहनों और भाइयों, लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया। यानी अपने आप तो बनाना नहीं, लेकिन नाम बदलने में माहिर थे, क्योंकि उनको चिढ़ थी। और आज वे लोग यही काम करके समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। वे संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। संसद के बारे में टिप्पणी करेंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करेंगे, न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करेंगे।
भारत के संवैधानिक संस्थानों के बारे में और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर उंगली उठाने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। और भारत का वंचित, भारत का गरीब, भारत का दलित यह स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह उनकी फितरत बन चुकी है। वे वंदे मातरम का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे, और जब सत्ता में थे तो केवल अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए सब कुछ करते थे। ये हैं समाज को बांटने वाले लोग, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके, तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम। और इनके काले कारनामों के कारण ही यह प्रदेश बीमार हुआ था, बीमारू राज्य बन गया था। इन नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। देश और दुनिया में कहीं जाते थे, पहचान के संकट के दौर से गुजरते थे, अपनी पहचान छुपाते थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं है। दंगा मुक्त भी है, कर्फ्यू मुक्त भी है, बीमारी से मुक्त हो चुका है। अब यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके एक नई पहचान के साथ विरासत और विकास का एक नया मॉडल बनकर के उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया के सामने है। अब यहां पर प्लान नहीं होती है, अब लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। आप सोचो, आज प्रातःकालीन सत्र में मैंने महिला और बाल विकास विभाग के 18,000 से अधिक आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण का काम किया है। 18,000 से अधिक, इतनी बड़ी राशि में। कल 665 इस नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र दिया। इससे पहले 3 दिन पहले 1262 नर्सिंग ऑफिसर्स को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण का काम संपन्न किया। ये लगातार रोजगार मिशन रोजगार के अंतर्गत बिना भेदभाव के हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ना, और आज उसी का परिणाम हम सबके सामने यहां देखने को मिल रहा है। आज मैंने जो आपको बताया कि ये राशि हम लोग जो यहां उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं, हर एक स्तर पर आज गरीब को उसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है। मुझे याद है जब हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आज जब मैं किसी गरीब बेटी की सामूहिक विवाह योजना में शादी होते हुए देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। दहेज मुक्त शादी, बाल विवाह से मुक्त विवाह, और उसमें परिवार के लोग, रिश्तेदार आते हैं, निमंत्रण पत्र जिलाधिकारी के द्वारा वितरित होता है, मंत्रीगण वहां पर आकर के उस योजना में अपना शुभकामना देते हैं, और उस योजना के साथ जुड़ करके देख करके हमें अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में मंत्री जा रहा है और जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र बांट रहा है। आज ये अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में भी इतने धूमधाम के साथ शादी हो सकती है। याद करिए, जब हम लोगों ने योजना चलाई थी, समाजवादी पार्टी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने कहा ये गरीब के मजाक है। ये मजाक नहीं है। 5,54,000 बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत हो गई है। 5,54,000। और बेटी की शादी में हम लोग, बेटी की शादी में प्रदेश सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड में
उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश के नौजवान कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में गए थे। लॉकडाउन लगा, परिवार में चिंता हुई, मुझे राजस्थान में यहां की बसेज भेजनी पड़ी उन बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए, और तब हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ किया था। अभी इसमें और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हर जिले में वर्चुअल भी और फिजिकली भी इस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है बहुत ही बेहतरीन इसके परिणाम आ सकते हैं, और भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। एक गाइड के रूप में, एक योजक के रूप में अभ्युदय कोचिंग को अपने आप को तैयार करना है, और इसके लिए समाज कल्याण विभाग को और मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाला हो, आईआईटी जेई का हो, नीट का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई परीक्षा की तैयारी का मामला हो, उसका प्लेटफॉर्म अभ्युदय कोचिंग बने। हमने 2020-21 में प्रारंभ किया था, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज ये निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से 1,15,000 से अधिक अभ्यर्थियों को यह अब तक इस सुविधा प्राप्त हो चुकी है। काफी बड़ी संख्या में लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें और मेहनत कर दी जाए तो बड़ी संख्या में लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी इस योजना का लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। और इसमें तो हम लोगों ने कहा था कि हमारे जो नए अधिकारी चयन होकर के आते हैं, यूपीएससी से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, आईआईटी जेई से, नीट से, इन सबको हर दिन अपने जिले में 1 घंटे का समय इस कोचिंग के लिए देना चाहिए। वे दें, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उसको प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। ज्ञान की परंपरा तो ऐसे ही बढ़ती है, आगे बढ़ेगी, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़े। और आज अभ्युदय कोचिंग को और अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, इस योजना में भी 26-27 के लिए 525 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए भी हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में 26 लाख बालिकाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। 26 लाख बेटियां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिसमें 25,000 रुपए की राशि हम 6 स्टेजेज में बेटी के खाते में उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे बताते हुए कि हमने नए बजट में भी 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की है, जिससे उन बेटियों को इस योजना के साथ जोड़ करके लाभान्वित किया जा सके। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने नए बजट में ढेर सारे प्रावधान किए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन सभी में 500 क्षमता की छात्रावास के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास में मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में 500 की क्षमता के लिए भी आधुनिक छात्रावास के निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, और इसके लिए भी धनराशि है। 2 करोड़ नौजवानों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण का कार्य, जिसमें 50 लाख नौजवानों को हम दे चुके हैं। शेष नौजवानों को इस राशि के वितरण के लिए भी इस बार हम लोगों ने इसमें 2,375 करोड़ रुपए इस बार के बजट में भी रखे हैं, और वह भी शीघ्र वितरण के कार्यक्रम आगे बढ़ने हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने महिला उद्यमिता सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हर जनपद में एक उत्पाद, वन जनपद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वहां के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा रोजगार के अंतर्गत भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है और प्रत्येक जनपद में युवाओं की स्किलिंग के लिए और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, यानी ये स्किलिंग का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर हर जनपद में बनेगा, जहां पे कोई भी नौजवान अगर रोजगार और नौकरी चाहता है वो उस सेंटर में जाएगा, उस सेंटर उसकी स्किलिंग भी करेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट भी उपलब्ध करवाने का काम करेगा। इस पर भी प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और इस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना के अंतर्गत 8000 न्याय पंचायतों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जो भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर न्याय पंचायत स्तर पर एक सेलेक्ट होगा। 8000 न्याय पंचायतें हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त हम उपलब्ध करवाएंगे और वह वहां पर एक नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर के लिए वहां पे नए रोजगार के सृजन में अपना योगदान देगा। और हमने सुनिश्चित किया कि 50% इसमें रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा, महिलाएं इसमें नए उद्यमिता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत अब तक हम लोग 1,40,000 युवाओं को 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी 1,40,000 नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर पिछले 1 वर्ष के अंदर तैयार हुए हैं और हमारा प्रयास है इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम हम कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज यह जो स्कॉलरशिप की अंतिम किस्त आज जारी हो रही है, इस पूरे वर्ष भर में जिन 67 लाख बच्चों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, मैं उन सभी को इसके लिए बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं। याद करना, ये स्कॉलरशिप इसलिए कि आप और मेहनत कर सके। याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। परिश्रम ही आपको आगे बढ़ाएगा। स्कॉलरशिप उसमें एक संबल का काम कर रहा है। स्कॉलरशिप आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल आपका परिश्रम है और परिश्रम से जो प्राप्त आपके अंक हैं वो आपको आगे की मंजिल में चढ़ाएंगे। अगर आपने, जो यहां पे हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर आपने मेहनत में कोताही बरती, स्कॉलरशिप के पैसे का दुरुपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया, याद करना कि ये स्कॉलरशिप आपके अंक खराब होने पर, आपका परिणाम खराब होने पर स्वतः ही बाधित हो जाती है। इसलिए उस प्रकार की नौबत ना आने पाए, ये सरकार का संबल है आपको सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, अपने को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी है, उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बनने का एक माध्यम भी है। मैं इस अवसर पर इन सभी 67 लाख नौजवानों को जिन्हें इस वर्ष स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, उन सबको बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुन रहे थे आप। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाखों छात्र छात्राओं को सहारा मिला है। डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण यहां पर किया गया, बिना भेदभाव के ये वितरित की गई है। वहीं 33,334 की राशि भी दी गई है। 100 करोड़ की धनराशि का अंतरण कार्यक्रम रहा। तो मुख्यमंत्री का संबोधन सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना किसी भेदभाव के ये धनराशि वितरित की गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।